डियर स्टूडेंट, आरएसएस एजुकेशन ग्रुप में आज की क्लास में आप अध्ययन करेंगे सीबीएसई बोर्ड क्लास 12th हिंदी वितान भाग 2 में वर्णित कहानी पहलवान की ढोलक, जिसके लेखक हैं फणीश्वरनाथ रेणु। फणीश्वरनाथ रेणु जी की 1954 ईस्वी में बड़ा ही प्रसिद्ध एक उपन्यास जिसका नाम था महिला आंचल प्रकाशित हुआ था, और उस उपन्यास ने फणीश्वरनाथ रेणु को इतनी अधिक ख्याति दिलाई कि आज भी उपन्यासकारों में उनकी श्रेष्ठ गणना की जाती है। और कहानी की अगर बात की जाए तो फणीश्वरनाथ रेणु की कहानियों में सबसे बेस्ट कहानियों में से पहलवान की ढोलक एक कहानी है, जिसमें इन्होंने अपनी समस्त विशेषताओं को अभिव्यक्त किया है और अपनी लेखनी के माध्यम से ग्रामीण अंचल को सजीव करने का भरसक प्रयत्न किया है। इस कहानी में ऐसा लगता है जैसे हर एक पात्र मानो वास्तविक जीवन जी रहा हो। हिंदी साहित्य में फणीश्वरनाथ रेणु जी ऐसे ही गिने चुने कथाकारों में से एक हैं। उन्होंने गद्य में भी संगीत पैदा करने की कोशिश की है। तो कहानी प्रारंभ करने से पहले आइए जानते हैं कहानी के मुख्य पात्रों को। कहानी के मुख्य पात्रों में सर्वप्रथम प्रमुख पात्र है लुट्टन सिंह। लुट्टन सिंह एक पहलवान है। यह पूरी कहानी जो पहलवान की ढोलक कहानी आपकी चल रही है, पूरी कहानी लुट्टन सिंह पर ही प्रारंभ होती है और लुट्टन सिंह की मृत्यु के पश्चात ही कहानी समाप्त हो जाती है। इसलिए यह कहानी का प्रमुख पात्र और अगर सही अर्थों में कहा जाए तो यही कहानी का नायक भी है। दूसरे हैं राजा साहब, जो लुट्टन को अपने दरबार में आश्रय देते हैं, उसकी पहलवानी पर मुग्ध हो जाते हैं। तीसरे कहानी के जो मुख्य पात्र हैं वो हैं पंजाब के पहलवान। पंजाब के जो पहलवान आए हुए हैं, जिन्हें शेर के बच्चे इत्यादि उपाधि दी गई है, और बहुत सारे पहलवान उस दंगल में उस मेले में आए हुए हैं, तो उन्हें हरा कर लुट्टन सिंह पहलवान बनता है। तो इसलिए पंजाब के जो पहलवान हैं वह भी कहानी के मुख्य पात्र हैं। चौथे हैं राजा के अन्य कर्मचारी। जैसे उसमें राजा के अन्य कर्मचारी जो भी दिखाई पड़ रहे हैं, राजा के मंत्री हैं, जो वजीर हैं, जो राजा के बहुत सारे सिपह सालार हैं, राजा का जो पुत्र है, ये सारे जो राजा के अन्य कर्मचारी हैं, ये भी कहानी के मुख्य पात्रों के अंतर्गत आएंगे। और आप जानते हैं हर कहानी के मुख्य पात्रों के साथ साथ अन्य पात्र भी होते हैं। तो कहानी के अन्य पात्रों की अगर बात की जाए तो लुट्टन के बेटे जो पहलवान लुट्टन सिंह है, उसके 2 बेटे हैं। उनको भी पहलवान लुट्टन सिंह बहुत सारी पहलवानी की सीख देता है, नियम बताता है, इन्हीं के साथ अपना जीवन यापन भी करता है गृहस्थ जीवन में। तो ये लुट्टन सिंह के जो दोनों बेटे हैं, ये भी कहानी के अन्य पात्र हैं, लुट्टन के शिष्य। और अंत में जब लुट्टन की मृत्यु होती है तो उस समय भी लुट्टन के जो शिष्य होते हैं, जो उसके चेले होते हैं, वो लुट्टन की अंतिम क्रिया करते हैं। तो इसलिए वो भी कहानी के अन्य पात्रों में आएंगे। उसकी सास कहानी के प्रारंभ में ही, जब कहानी प्रारंभ होती है तो उसकी सास से ही प्रभावित होकर अपनी सास के उस कष्ट को कम करने के लिए ही लुट्टन सिंह पहलवान बनता है, पहलवानी करता है। क्योंकि उसकी सास को गांव वाले तंग करते थे, तो उसकी सास भी कहानी के अन्य पात्रों के अंतर्गत आएगी। और गांव वाले, जिस गांव में लुट्टन सिंह रहता है, जिस राजा के दरबार में लुट्टन सिंह रहता है, ये सभी लोग जो हैं वो कहानी के अन्य पात्रों के अंतर्गत आएंगे। और आइए अब प्रारंभ करते हैं कहानी का सारांश। तो देखिए, कहानी का सारांश बड़ा दिलचस्प है। फणीश्वरनाथ रेणु की कहानियों में यह सबसे अधिक लोकप्रिय और फेमस प्रसिद्ध कहानियों में से एक है पहलवान की ढोलक। कहानी जिस तरीके से अपनी उठापटक के बीच कभी मार्मिक दृश्यों को प्रकट करती है, कभी पहलवान की उस वीरता को प्रकट करती है, और अंतोगत्वा पहलवान की मृत्यु के बाद कहानी समाप्त होती। तो आइए प्रारंभ करते हैं पहलवान की ढोलक कहानी का संपूर्ण सारांश। कहानी का प्रारंभ होता है, जाड़े का दिन था, अमावस्या की काली और अंधेरी रात थी। उस समय गांव में बहुत भय फैला हुआ था। मलेरिया और हैजा जैसा भयंकर रोग का प्रसार हो चुका था। अंधेरी रात चुपचाप आंसू बहा रही थी। गांव में सन्नाटा छाया हुआ था और पृथ्वी पर मानो कहीं भी प्रकाश का नामो निशान नहीं था। गांव में कुत्ते और सियारों की आवाज़ें मानो अंधकार को चीर रही हों। गांव की झोपड़ियों से बच्चों के, बुजुर्गों के कराहने की आवाज़ें और माताओं के रोने की आवाज़ें आ रही थी।
इस प्रकार रात्रि अपनी भीषणता के साथ चलती रहती थी, किंतु उसी भीषणता के बीच एक पहलवान की ढोल अपनी ताल को ठोंकते हुए बजती रहती थी, ललकारती रहती थी, चढ़धा गिढ़धा चढ़धा गिढ़धा, अर्थात उठ जा भिड़ जा, उठ जा भिड़ जा। देखिए यहाँ आपको कहानी में आपको इस प्रकार से ढोल की आवाज़ ऐसी बीच बीच में सुनाई पड़ेगी जो हमेशा जोश, उत्तेजना, स्फूर्ति भरने का काम करती है। ढोल की यही आवाज़ मृत गांव के लोगों में संजीवनी का काम कर रही थी, अर्थात मानो उनके शरीर में प्राणों का संचार इसी ढोल की थाप के द्वारा हो रहा था। और ढोल को बजाने वाला कौन था? ढोल को बजाने वाला वह व्यक्ति था जिसका नाम था लुट्टन सिंह। लुट्टन सिंह कौन है? वैसे तो लुट्टन सिंह अपने आप को कहानी में ऑल इंडिया का पहलवान कहता है, लेकिन ऑल इंडिया उसकी सीमा उसके शायद जिले तक ही सीमित थी। तो लुट्टन सिंह एक उस गांव में रहने वाला ऐसा पहलवान है जिसकी 9 वर्ष की अवस्था में उसकी माता और पिता की मृत्यु हो चुकी थी, और शायद उसके माता पिता की मृत्यु के पहले ही उन्होंने लुट्टन सिंह का विवाह कर दिया था। लुट्टन सिंह की माता पिता की मृत्यु के बाद लुट्टन सिंह की भी मृत्यु हो जाती, किंतु उसकी विधवा सास ने उसका पालन पोषण किया और लुट्टन सिंह उसी गांव में अपने ससुराल में रहने लगा। कुछ समय धीरे धीरे व्यतीत होता है। गांव के बहुत सारे लोग लुट्टन की सासू माँ को ताना मारते थे, उसको व्यंग कसते थे, उसको देखकर व्यंग किया करते थे। यह देखकर, यह सब सुनकर लुट्टन से बर्दाश्त नहीं होता था और लुट्टन अल्प आयु में ही पहलवानी करने लगा। कुछ समय बीतने पर यौवन अवस्था में लुट्टन के मसल्स, बाजू और चेस्ट, उसकी छाती में परिवर्तन होने लगा और एक पहलवान जैसा उसका वेशभूषा हो गया। और गांव में लोग अब लुट्टन सिंह से डरने लगे और उसे पहलवान लुट्टन सिंह कह के बुलाने लगे। एक बार वह दंगल देखने श्यामनगर के मेले में गया। वहां पर पहलवानों का दंगल चल रहा था, कुश्ती हो रही थी। पहलवानों की कुश्ती दांव पे देखकर लुट्टन से रहा न गया। जवानी की मस्ती और ढोल की ललकारती थाप ने उसकी नसों में जैसे बिजली सी भर दी और वह बिना सोचे समझे दंगल में पहलवानों से कुश्ती लड़ने के लिए उतर जाता है। उसी समय उस श्यामनगर के मेले में पंजाब से आए हुए पहलवानों का बोलबाला था। पंजाब से आए हुए पहलवानों में पंजाब का एक पहलवान, जो देखने में कदकाठी में तो छोटा, किंतु वह इतनी तेज झपट्टा मारता था कि देखते ही देखते बड़े से बड़े पहलवानों को भी चित कर देता था। उसका असल नाम था चांद सिंह, किंतु उसे पंजाब के उसके जो गुरु शागिर्द उसको लेकर आए थे, पंजाब के जो भी पहलवान आए थे वे उसे एक उपाधि दिए थे, उसका नाम रखे थे शेर का बच्चा। और इस तरीके से उसका जो गुरु था बादल सिंह, वह ऐसे ही दहाड़ता था जैसे मानो वो शेर हो, और जो पहलवान कुश्ती लड़ रहा है उसका जो चेला शागिर्द है वह मानो उसका बच्चा हो, अर्थात वो शेर का बच्चा। तो शेर के बच्चे की उपाधि उसको दे दी गई थी। उससे लड़ने के लिए उस मेले में, उस दंगल में कोई भी पहलवान तैयार नहीं था। शेर का बच्चा पहलवान सुंदर अंग प्रत्यंग वाला था। 3 दिन में ही उस मेले और पंजाब के बहुत सारे पहलवानों के बीच उसने अपनी यह उपाधि, शेर के बच्चे की उपाधि, टाइटल धारण की थी। इसलिए वह मेले के दंगल में अपनी लंगोट कसकर एक अलग ही किलकारी भरते हुए दंगल में पैतरे मार रहा था। देसी पहलवान तो उससे लड़ने की कल्पना से भी घबराते थे। इस प्रकार से श्यामनगर के दंगल में जो वहाँ के वृद्ध राजा थे, अपने उस राज्य में होने वाले दंगल को बैठकर देख रहे थे और उस शेर के बच्चे अर्थात पंजाब से आए हुए पहलवानों की ही तरफदारी कर रहे थे और उसके ऊपर प्रसन्न थे। यहाँ तक कि उस पहलवान को अपने राज्य में अपना राजसी पहलवान घोषित कर चुके थे कि तभी उस शेर के बच्चे पहलवान को लुट्टन सिंह ने चुनौती दे दी। सम्मान प्राप्त चांद सिंह अर्थात जिसे शेर के बच्चे की उपाधि दी गई थी, पहले तो यह सुनकर वो मुस्कुराता है, फिर उसके बाद बाज की तरह लुट्टन सिंह पर टूट पड़ा। सारे मेले में दंगल देखने वाले लोगों में खलबली मच गई और सभी लोग कहने लगे, अरे मरा रे मरा। वहाँ सारे लोग इस प्रकार से शोर शराबा करने लगे। तभी राजा साहब ने दंगल को रुकवा दिया, कुश्ती को रुकवा दिया और लुट्टन को अपने पास बुलाकर समझाते हैं और उससे कहते हैं, निश्चय ही तुम वीर हो, किंतु तुम इस दंगल में पहलवानी करने की योग्य भी नहीं हो। उसे 10 का नोट देते हैं और मेले में घूमकर टहलकर घर वापस चले जाने की बात उससे कहते हैं। किंतु लुट्टन भी अपनी जिद पर आ रहा और उनका वह 10 रुपया वापस करके कहता है कि नहीं सरकार, मुझे एक मौका दीजिए, इस पहलवान से लड़ने का एक मौका मुझे मिलना चाहिए। और बार बार इसकी जिद करता रहा। राजा ने जो भी
मैनेजर, सिपाही जो भी थे सभी ने लुट्टन सिंह को धमकाया और कहा कि पागल हो क्या, जब राजा साहब तुम्हें मना कर रहे हैं तो क्यों अपनी जान पर तुले हो, क्यों अपनी जान देना चाहते हो, इस पहलवान के सामने तुम 1 मिनट भी नहीं टिक सकती। किंतु लुट्टन सिंह अपनी जीत पर अड़ा रहा और कहता है कि मैं इसी पत्थर पर सर पटक पटक के मर जाऊंगा, किंतु मेले से वापस नहीं जाऊंगा, एक मौका मुझे दीजिए इस पहलवान से लड़ने का। भीड़ अधीर हो रही थी, बाजे बंद हो गए, पंजाबी पहलवानों की टोलियां क्रोध होकर लुट्टन सिंह को गालियां दे रही थी। दर्शक भी कोई लुट्टन के विषय में कहता, अरे इसकी हिम्मत तो देखो, शेर के बच्चे पहलवान से लड़ने के लिए तैयार है, तो उसे गाली भी देता और कहता मर जाएगा, क्यों झूठे ही अपनी जान आफत में डाल रहा है। इस प्रकार से ऐसे बहुत सारे मेले में लोगों के वक्तव्य निकल रहे थे। इस प्रकार से विवश होकर राजा साहब ने लुट्टन को दंगल में पहलवानी लड़ने का आदेश दे दिया, आज्ञा दे दिया। बाजे बजने लगी, ढोल बजने लगे, नगाड़े बजने लगे और इस प्रकार से दर्शकों में पुनः उत्तेजना फैल गई। दंगल प्रारंभ हो गया, दोनों पहलवान आपस में लड़ने लगे। अधिकतर भीड़ तो शेर के बच्चे अर्थात पंजाब से आए हुए पहलवान की तरफदारी ही कर रही थी, लेकिन उस दर्शकों में से कुछ ऐसे भी थे जो पहलवान लुट्टन सिंह की तरफ से उसकी पक्ष में बोलते हुए हल्ला कर रहे थे, उसे लड़ने दिया जाए, उसे लड़ने दिया जाए, इस प्रकार से वे आवाज़ कर रहे थे। दोनों पहलवान लड़ने लगे, ढोल बजने लगा, चढ़ धा गिर धा अर्थात भिड़ जा उड़ जा, इस प्रकार से। देखिए यहाँ पे ढोल की बहुत सारी ऐसी थाप है, जैसे तिरकट बोलता है तो अर्थात पलट इससे निकल जा, ऐसा बोलते हैं। इसीलिए इस कहानी का नाम रखा गया है पहलवान की ढोलक। अर्थात जो लुट्टन सिंह है उसका कोई गुरु नहीं है, उसे कोई सिखाने वाला नहीं था, उसी ढोल की थाप पर लुट्टन सिंह के अंदर उत्साह उत्पन्न होता है, जोश उत्पन्न होता है और वह पहलवानी करने उतर जाता है दंगल में। और उसी ढोल की आवाज़, उसी ढोल की थाप को सुनकर लुट्टन सिंह अपने आप को नए पैंतरों से बचाता है, नए पैंतरों को लगाता है और शेर सिंह के बच्चे पर भारी पड़ता है। शेर के बच्चे पहलवान ने उसे एक तेज पकड़ के साथ लुट्टन सिंह को दबा दिया और ऐसा लगता है कि जैसे लुट्टन सिंह के प्राण पखेरु चंद ही क्षणों में आसमान में उड़ जाएंगे, अनंत में उड़ जाएंगे। दर्शकों की भीड़ एकदम शांत हो गई, किंतु उसी समय ढोल की एक थाप बजती है, चढ़ धा गिर धा अर्थात मत डर। और लुट्टन सिंह इस प्रकार से अपने धैर्य को खोता नहीं है। लुट्टन सिंह की गर्दन पकड़कर शेर के बच्चे अर्थात चांद सिंह उसे चिट करना चाहता था। लुट्टन की आंखें बाहर निकलने वाली थी और ऐसा लगता था जैसे वह अपना धैर्य खोने ही वाला है कि उसी समय ढोल की एक थाप बजती है, ताक धीना धीन तिरकट धीना अर्थात उस धुन पर, ढोल की उस थाप पर लुट्टन सिंह अपने कानों को जैसे उसी धुन पर लगाता है और केवल उसकी भाषा को समझना चाहता है, उस ढोल की मौन मूक भाषा को सुनना चाहता है। और लुट्टन सिंह ने तुरंत अपने पैंतरे को बदला, जैसे मानो वह ढोल उससे कह रही हो कि काट दो, इसके दांव को काटो और तुरंत बाहर इससे निकलो। लुट्टन सिंह पैंतरे को बदलता है और तुरंत शेर के बच्चे अर्थात चांद सिंह की पकड़ से बाहर हो जाता है। भीड़ में खलबली मच जाती है और शांत लोगों में उसी समय उत्साह उत्पन्न होता है। जो लोग अधिकतर शेर के बच्चे अर्थात पंजाब से आए हुए पहलवान की तरफदारी कर रहे थे, उन्हीं भीड़ में से आधे लोगों ने अब लुट्टन की तरफदारी, उसके पक्ष में बोलना चालू कर दिया। लोगों के आश्चर्य की सीमा नहीं रही। लुट्टन सिंह दांव काटकर बाहर निकलता है और तुरंत लपक कर उसने चांद सिंह की गर्दन पकड़ ली। इस प्रकार लुट्टन सिंह बार बार अपनी चालाकी से दांव लगाता और अंत में उसने अपना पूरा जोर लगा दिया। उसी समय ढोल की एक थाप बजती है, धिन धिना धिन अर्थात चित कर दो, इसे गिरा दो और इसे परास्त कर दो, ऐसा ढोल की जैसे मानो थाप लुट्टन सिंह से ये कर रही हो। लुट्टन सिंह अपना पूरा जोर लगाता है और चांद सिंह के चारों खाने चित कर देता है। इस प्रकार से उस दंगल में, उस मेले में एक मामूली से सामान्य से, कभी जो गांव के अलावा लोग उसे नहीं जानते थे, उस लुट्टन पहलवान को उस पूरे मेले में उसकी ख्याति हो गई और तुरंत दौड़कर लुट्टन पहलवान ने राजा अपनी गोद में उठा लिया। राजा के अनुचर सिपाही उसे मना कर रहे थे, फिर भी उसने राजा को गोद में उठा लिया। राजा ने लुट्टन सिंह को अपने गले से लगाकर उसका माथा चूम लिया और बोले, वाह रे पहलवान वाह। और आज से लुट्टन सिंह को राजा ने अपने दरबार में अपना राज पहलवान घोषित कर दिया। लुट्टन सिंह की ख्यात दूर दूर तक फैलने लगी। अब लुट्टन सिंह की खान पान की व्यवस्था हो गई। लुट्टन सिंह को जानने वाले बहुत सारे लोग हो गए। लुट्टन सिंह मार्केट में, बाजार में जब कभी घूमने जाता तो बड़े शान से लोग उसे बुलाकर अपनी दुकान पर उसे रसमलाई, रसगुल्ले खिलाने की कोशिश करते और इसलिए खिलाते कि मेरी दुकान
पर बैठने वाला जो पहलवान है वो कोई मामूली पहलवान नहीं, अर्थात इस जिले का बेहतरीन पहलवान, बहुत ही प्रसिद्ध पहलवान लुट्टन सिंह है। उस लुट्टन को जो गांव के लोग उसे लुट्टन कहा करते थे, आज राजा ने उसकी उपाधि दे दी लुट्टन सिंह पहलवान की। राजा के जो भी अनुचर थे, जो उसके सिपाही थे, राजा के मैनेजर थे, वे इतराज भी कर रहे थे क्योंकि उनका मैनेजर सिंह अर्थात छत्री था। राजा ने कहा कि आज लुट्टन ने एक छत्री का कार्य किया है, इसलिए इसकी उपाधि लुट्टन सिंह आज से रहेगी। लुट्टन सिंह दिनों दिन अपनी प्रगति करता गया। लुट्टन सिंह कुछ ही समय में राजा के उस क्षेत्र में, उस दरबार में, उस आसपास होने वाले दंगल में लुट्टन सिंह से जीतने वाला कोई भी पहलवान नहीं रहा। यहाँ तक कि उसकी ख्याति पूरे जिले में फैल गई। किंतु लुट्टन सिंह अपने आप को कहता था कि आज लुट्टन सिंह पहलवान को होल इंडिया जानता है। वो होल इंडिया अर्थात भारत पर आज उसने इंडिया का एक लेबल लगा दिया। उसके कहने का आशय यह है कि होल इंडिया अर्थात पूरे भारत में वह समझता था कि लोग उसे जानते हैं, किंतु उसकी सीमा कम से कम एक जिले तक तो अवश्य रही होगी। धीरे धीरे समय व्यतीत होता है। लुट्टन के 2 लड़के होते हैं। लुट्टन के वे लड़के भी बड़े हो जाते हैं। अब लुट्टन सिंह से उस आसपास के कई जिलों में कोई भी पहलवान उससे लड़ने की हिम्मत नहीं करता था। अगर कोई पहलवान उसे चैलेंज करता था तो लुट्टन उसे परास्त करके ही दम लेता था। लुट्टन के लड़के बड़े होने लगे। लुट्टन अपने लड़कों के साथ साथ आसपास के पहलवानों को भी पहलवानी सिखाने लगा और धीरे धीरे एक दिन ऐसा आया कि राजा साहब वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए और उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के पश्चात उनका पुत्र बिलास से पढ़ाई करके वापस आता है, किंतु वह नए आचार विचार वाला व्यक्ति था, नए युवक था और नए आने के परिवेश में वो ढला हुआ था। इसलिए पुराने विचारों, पुराने ख्यालातों के लिए उसके मन में कोई जगह नहीं थी। उसने अपने मुनीम को बुलाया और अपने राज्य के विषय में जानना चाहा। तब उसके मुनीम ने जानकारी दी लुट्टन सिंह की। उसने कहा हमारे राज्य का पहलवान है जिस पर हमारे राजा साहब बहुत सारा धन व्यय करते थे, किंतु उसके पुत्र ने लुट्टन सिंह पहलवान के ऊपर इतना धन व्यय करने के लिए मना कर दिया और उसी दिन लुट्टन सिंह की उस राज दरबार से छुट्टी कर दी गई। लुट्टन सिंह अब अपने दोनों पुत्रों के साथ लौटकर पुनः अपने गांव में आ जाता है और गांव के बाहर ही गांव के लोगों ने उसके लिए एक झोपड़ी लगा दी, जहां पर वह अपने दोनों पुत्रों के साथ गांव के नवयुवकों को, किशोरों को पहलवानी सिखाया करता है, दंगल के हुनर सिखाया करता है। गांव में इस प्रकार से कहानी के प्रारंभ में आपने पढ़ा कि गांव में हैजे और मलेरिया का प्रकोप फैला हुआ था। उस हैजे और मलेरिया से उस पूरे गांव के बहुत सारे लोग मर रहे थे। पूरा गांव का गांव सुनसान होता जा रहा था और उसी समय लुट्टन सिंह के दोनों बेटे भी उसी हैजे और मलेरिया की चपेट में आते हैं। दोनों पुत्र लुट्टन सिंह से कहते हैं कि पिताजी एक बार वही थाप बजा दीजिए ढोल की जिस पर हम कभी चित ना हो। पिता अपने पुत्रों को उस अवस्था में देखकर भी हिम्मत करता है, ढोल की थाप देना प्रारंभ करता है और सुबह देखता है दोनों पुत्र पेट के बल धरती पर पड़े हैं और उनकी मृत्यु हो चुकी है। लुट्टन सिंह फिर भी टूटता नहीं है और पहलवानी करता रहता है और धीरे धीरे और भी कुछ समय व्यतीत होता है और एक दिन ऐसा भी आया जब लुट्टन सिंह भी उस गम, उस दुख, उस दर्द और तकलीफ से लुट्टन सिंह रात भर अपनी ढोल की थाप को बजाता रहा और सुबह होते होते ढोल की थाप बंद हो गई। सुबह गांव के लोगों ने, उसके कुछ शिष्यों ने आकर देखा तो लुट्टन सिंह की मृत्यु हुई है, किंतु लुट्टन सिंह पेट के बल धरती पर पड़ा हुआ था, वो कभी चित नहीं हुआ। इस प्रकार से उसके कथन कि लुट्टन सिंह पहलवान को होल इंडिया जानता है, उसे कभी कोई परास्त नहीं कर सकता, वह सार्थक होता है। तो कहानी का प्रारंभ भी बहुत ही कष्टमय और दुख दर्द के साथ होता है और कहानी का अंत भी इस प्रकार से लुट्टन सिंह की मृत्यु के बाद बड़े ही दुख और तकलीफ के साथ समाप्त होता है। तो इस प्रकार से यह आपकी कहानी पूर्ण होती है। कहानी के अंश बड़े मार्मिक हैं। कहानी में उन दृश्यों को दर्शाया गया है जिसमें लेखक ने, एक कथाकार ने ग्रामीण परिवेश में किस प्रकार से लोगों में रोगों का प्रसार होता है, किस प्रकार से गांव के लोग तड़पते हैं, अपनी भूख के लिए मचलते हैं, इसका वर्णन किया गया है। तो इस प्रकार से फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखित कहानी पहलवान की ढोलक का संपूर्ण सारांश समाप्त होता है। तो बच्चों, आशा है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन की बटन को ओके करना ना भूलें और अधिक से अधिक अपने मित्रों को, दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।